हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज़ पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़। इसमें हमने जो पहले दो जो सेट्स किए थे, पहले दो लेक्चर्स में हमने प्रेसिडेंट टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज़ किए और आज का जो टॉपिक है अमेंडमेंट के रिलेटेड हम आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिलेटेड आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी विल रिवाइज द होल टॉपिक थ्रू दीज एमसीक्यूज़ एंड विद सम एडिशनल पॉइंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर दिस सेशन इज अ बिल फॉर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है हमारा अमेंडमेंट का, जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर उसके रिलेटेड बिल होगी, अमेंडमेंट बिल होगी, वो हम कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शंस आर ओनली इन लोकसभा, ओनली इन राज्यसभा, ईदर इन लोकसभा और राज्यसभा, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो यस, द राइट आंसर इज जो अमेंडमेंट बिल होती है ना, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये आप या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी हाउस में आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ये आपको याद रखना है, ये स्टेट लेजिस्लेचर्स में आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की जो बिल होती है वो सिर्फ पार्लियामेंट से होती है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होती है, या आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो या राज्यसभा में। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल हमें अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में बताता है? ऑप्शंस आर 348, 358, 368, 378 एंड यस, द राइट आंसर इज शाबाश ऑप्शन सी। आर्टिकल 368 जो है हमें वो अमेंडमेंट के रिलेटेड बताता है, आर्टिकल 368। ठीक है, ओके। Which one of the following bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately by special majority? इनमें से कौन सी ऐसी बिल है जो इंडियन पार्लियामेंट को पास करना पड़ता है दोनों हाउसेस को अलग अलग से विद स्पेशल मेजॉरिटी? जैसे कि आपको पता है, अगर कोई ऑर्डिनरी बिल होती है या बाकी बिल्स होती है, उसमें अगर डेडलॉक आएगा तो प्रेसिडेंट बुला सकता है स्पेशल दिस ज्वाइंट सेशन। तो ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन यहाँ पे नहीं है। और कौन सी ऐसी बिल है जो बिल्कुल सेपरेटली इनको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करनी होती है दोनों हाउसेस को? ऑप्शंस आर ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यस, ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होती है ना, इसको अलग अलग से सेपरेटली दोनों हाउसेस पास करते हैं विद स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता है। जो हमारा आर्टिकल 108 है जिसमें ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन होता है, वो यहाँ पे नहीं होता है। अमेंडमेंट होता है अंडर आर्टिकल 368 और इसमें दोनों हाउसेज में अलग अलग से पास होती है बिल विद स्पेशल मेजॉरिटी, और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। The President's power to veto a bill for amendment of the Constitution has been taken away by substituting the word shall give his assent by which amendment? देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसकी वजह से चेंज लाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सी चेंज? ये बताया गया जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट पास करेगा, जब दोनों हाउसेस अलग अलग से स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास करेंगे, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट इसको रोक नहीं सकता है या प्रेसिडेंट इनकार नहीं कर सकता है साइन से। प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है, उसको एसेंट देना ही पड़ेगा। तो इसमें ये वर्ड शैल गिव हिज एसेंट, मतलब जरूरी उसको एसेंट देना है, साइन करना है। ये किस अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि इस अमेंडमेंट से पहले प्रेसिडेंट की मर्जी थी, लेकिन अब ये जो अमेंडमेंट लाया गया, इससे इंट्रोड्यूस किया गया था एक टर्म शैल गिव हिज एसेंट, मतलब प्रेसिडेंट को एसेंट करना ही है, प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना है। सो यस, द राइट आंसर इज 44th अमेंडमेंट, 23rd अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट, 22nd अमेंडमेंट एंड यस, द राइट आंसर इज option A, 44th Amendment Act. Okay, sorry. In the event of the upper house rejecting a constitutional amendment bill passed by the lower house, अगर लोकसभा ने पास किया कोई अमेंडमेंट बिल लेकिन राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट किया, फिर क्या होगा? द बिल विल हैव टू बी ड्रॉप्ड, तो बिल को ड्रॉप करना पड़ेगा। अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बी कन्वीन टू कंसिडर एंड पास द बिल। क्या जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी? द बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ द लोकसभा पास इट अगेन बाय 2/3 मेजॉरिटी। या अगर लोकसभा फिर से इसको 2/3 मेजॉरिटी से पास करती है तो हम ट्रीट करेंगे कि ये दोनों हाउसेज ने पास की। द बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिस्पाइट द अप्रूवल ऑफ द बिल बाय द अपर हाउस। और क्या हम मानेंगे कि बिल पार्लियामेंट ने पास की, अगर अपर हाउस डिसअप्रूव भी करेगा? तो यहाँ पे सिनेरियो ये है कि अमेंडमेंट बिल एक है जिसको लोकसभा ने पास किया, अब जब राज्यसभा में गई उसने रिजेक्ट किया, उसको डिसअप्रूव किया, तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा उस बिल के साथ? सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए।
द बिल विल हैव टू बी ड्रॉप्ड। तो ये पास नहीं होगी। हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं कि ये पास किया, लोकसभा ने पास किया तो हो गया पास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मनी बिल में हमें ये प्रोविजन है कि अगर राज्यसभा पास भी नहीं करेगा या कुछ अमेंडमेंट देखेगा तो ये पावर होता है लोकसभा का, चाहे वो अमेंडमेंट माने या ना माने, लोकसभा फिर भी इसको पास करके 14 डेज के बाद हम ट्रीट कर सकते हैं इसको पास हो गई। बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है इस प्रोसीजर में ये है कि दोनों हाउसेस पास करने चाहिए, क्योंकि जो अपर हाउस होता है ना राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी चीज चाहेगा लोकसभा करेगा पास तो स्टेट्स के इजाजत के बगैर। तो जो अपर हाउस में राज्यसभा मेंबर्स होते हैं ना वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, तो इसीलिए दोनों हाउसेस अलग अलग से इसको पास करने चाहिए। When was the first bill for the amendment of the Indian Constitution presented? सबसे पहला अमेंडमेंट के लिए जो बिल थी ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो बिल थी ना सबसे पहले कब प्रेजेंट की गई? 1950, 1951, 55, 58 एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1951। द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय, जो 9th शेड्यूल है ये ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के थ्रू? फर्स्ट अमेंडमेंट, 8th अमेंडमेंट, 9th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। जो 9th शेड्यूल है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इसको ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट से। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ उसने क्या किया, उसने 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है, शाबाश। The first constitutional amendment bill was passed in 1951 was related to, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल थी जो 1951 में पास की गई वो किसके रिलेटेड था? सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स इन सर्टेन स्टेट्स, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल थी जो कि 1951 में पास हुई और उसके थ्रू 9th शेड्यूल भी ऐड किया गया, वो किसके रिलेटेड था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इट वाज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स इन सर्टेन स्टेट्स। ठीक है, ओके। राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स। जो राइट टू एजुकेशन है ये इसमें हमें 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है किया गया 2002 में कि 2001 में? 2002 में। ठीक है, 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया। तो वो उसके थ्रू आर्टिकल 21 ऐड किया गया फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, और 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई और आर्टिकल 45 जो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसका सब्जेक्ट चेंज किया गया। ये 3 चेंजेस लाई गई 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के द्वारा। जो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना ये फोर्स में कब आया? 2002, 2004, 2008, 2010। तो फिर ये फोर्स में कब आया? सो 1 अप्रैल 2010 इज द राइट आंसर। ओके, द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डील्स विद द, लेकिन 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, बिल जो हुई थी 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डील्स विद continuation of reservation for backward class in government jobs, free and compulsory education for all children between the age of 6 and 14, reservation of 30% posts for women in government recruitments, allocation of more number of parliamentary seats for recently formed states. So the right answer is option B. ये जो बिल थी ना, सो बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कोई भी हो सकती है बट हर एक बिल पास नहीं होती है, फिर एक्ट हर एक बिल नहीं बनती है। तभी एक 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल थी, लेकिन फिर ये जब एक्ट बनी ना तो उस हिसाब से बनते हैं कि कौन कौन सा इससे पहले एक्ट बना। सारी बिल्स तो एक्ट नहीं बनती, इसलिए 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना फिर ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। ठीक है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज एडेड इन द आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली टर्म को ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? किसमें? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में। ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993, 97 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 97 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 2011 का, उसके थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक चैप्टर भी आया और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में ऐड किया गया टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब आप एसोसिएशंस बना सकते हैं, ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला टर्म आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 ऐड किया गया, याद रख लेना।
by which constitutional amendment OBCs have been given 27% reservation in the admission of to educational institutions. अदर बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं ना ओबीसीज, इनको किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 27% रिजर्वेशन दी गई इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? 92nd, 93rd, 94th, 96th. देखो सिर्फ एक बिल की बात की गई जो कि 93rd बिल थी, बाकी अमेंडमेंट एक्ट्स यूजुअली बिल्स के बारे में नहीं क्वेश्चन आता है, फिर भी वो एक क्वेश्चन था यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है कि जो मंडल कमीशन आया था ना, उसने बोला था कि 27% रिजर्वेशन आप दो ओबीसीज को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को. तो वो अमेंडमेंट फिर किस अमेंडमेंट के थ्रू फिर वो चेंज लाई गई? तो 92nd, 93rd, 94th, 96 एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 93rd. लेकिन क्या 93rd अमेंडमेंट एक्ट से, 93rd अमेंडमेंट एक्ट से फिर ओबीसीज को 27% जो है रिजर्वेशन मिली. ठीक है, बात समझ में आ गई? शाबाश. Okay. Which of the following has been floor crossing by the member elected on a party ticket to the legislature? इनमें से किसने बैन किया है किसी मेंबर का फ्लोर क्रॉसिंग? लेजिस्लेचर में फ्लोर क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, जिसने भी जो भी इलेक्ट हुआ है किसी पार्टी टिकट पे. 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक लॉ. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि ये क्या करती है फिर पार्टियां बदलती हैं ना. तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है इसने डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस सो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ डिफेक्शन, राइट. 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बैन किया गया था फ्लोर क्रॉसिंग. ओके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्वर्ट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इनटू द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो सिंपली एक यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली थी, उसको एक टाइटल दिया गया नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली? तो 69th अमेंडमेंट एक्ट, 70th अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट. देखो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत का चैप्टर ऐड किया गया, 74th अमेंडमेंट एक्ट से म्यूनसिपलिटीज का चैप्टर ऐड किया गया. तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, इससे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली बताया गया. सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर. ठीक है. 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, ये किस चीज के साथ रिलेटेड है? डिफेक्शन, रिजर्वेशन, इलेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज. जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ डिफेक्शन, सो इट इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए डिफेक्शन. ठीक है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ऑब्वियसली 54th, 53rd, 52nd, 51st एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 52nd ने, क्योंकि ये क्या करते थे? इलेक्शन जीतते थे, फिर करते थे काम, पार्टियां बदलते थे. गॉट इट? ओके. Which of the following amendments the constitution is related to the lowering of the age of voters? हमारे पास बेसिकली वोटिंग एज क्या था? 21 ईयर्स का जो भी होता था ना, उसको राइट टू वोट मिलता था. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज, जो भी अडल्ट था, अडल्ट माना जाता था 21 ईयर्स. तो इसको चेंज किया गया, ये एज कम की गई, रिड्यूस की गई. अब 18 ईयर्स का जो भी बंदा होता है, 18 ईयर्स से ऊपर होता है, उसको वोटिंग राइट दिया जाता है. सो ये एज कम किस अमेंडमेंट से की गई थी? ऑप्शंस आर 61st, 44th, 42nd, 24th. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एज को रिड्यूस किया गया, वोटिंग एज को 21 से इसको 18 ईयर्स बना दिया गया. ठीक है, शाबाश. The authoritative text of the Indian Constitution in Hindi was authorized to be published by which of the following Constitution Amendment Act? जो authoritative text of Indian Constitution जो हिंदी में है, इसको अथोराइज किया गया पब्लिश करने के लिए किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसके द्वारा? 57th, 58th, 59th एंड 60th. एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987. Which constitutional amendment makes provision for the reservation of seats for SCs and STs in Lok Sabha and state assemblies? SC और ST लोकसभा के लिए रिजर्वेशन के लिए स्टेट असेंबलीज में और लोकसभा में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिलती है ना, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मिलती है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने प्रोविजन दिया इनमें से? सो यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है. ओके. 79th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. सो 79th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ SC STs इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर. ठीक है. इसके बाद द केशवानंद भारती केस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, केशवानंद भारती केस क्यों इंपॉर्टेंट है? 1973 में आया था ना केशवानंद भारती केस, ये क्यों इंपॉर्टेंट है?
It sets aside the orders of executive. The Supreme Court interpreted the basic structure of Constitution. It brought the Union government in the dock name of the none of the above. So yes, इसने basic structure का provision दिया. इसने बोला कि Parliament कोई भी part of the Constitution जो है change कर सकती है, amend कर सकती है, but except the basic structure. ये basic structure को change नहीं कर सकती है. So option B here is the right answer. The basic structure theory of the Constitution of India implies that certain features of the Constitution are so essential that it cannot be abrogated. Fundamental rights cannot be abrogated or taken away. The Constitution cannot be amended except in accordance with the procedure laid down in Article 368. The preamble of the Constitution cannot be amended for it is not part of the Constitution and at the same time represents in real separate. So यहाँ पे option A है ना, certain features of Constitution are so essential to it that they cannot be abrogated. कि कुछ features ऐसे हमारे essential होते हैं, जो founding होते हैं, जो basic bedrock होते हैं, उनको हम change नहीं कर सकते, उन्हीं को हम basic structure बोलते हैं, उनको आप amend नहीं कर सकते हो, जैसे कि parliamentary form of government, जैसे कि separation of powers, जैसे कि republic, democratic nature of state, ठीक है, इसको आप change नहीं कर सकते हो. इन इंडिया हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को अगर जो है अमेंड करना है, चेंज करना है, उसको कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट. एंड यस, उसको पार्लियामेंट कर सकता है, चाहे लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस की जाए या राज्यसभा में, दोनों हाउस अलग अलग से ये करेंगे, बट पार्लियामेंट इसको क्या करेगा? जैसे आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से डिलीट किया गया. The Supreme Court of India enunciated the doctrine of basic structure of Constitution in. Supreme Court of India ने doctrine of basic structure of Constitution किस केस में बताया? गोलकनाथ केस, सज्जन सिंह केस, शंकरी प्रसाद केस, केशवानंद भारती केस. केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 इज द राइट आंसर. इसी में ये बताया गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. Which of the following constitutional amendment act was termed as mini constitution? हम किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? 42nd, 44th, 46th एंड 50th. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई गई. इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इतनी ज़्यादा चेंज लाई गई कि इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. ये इंदिरा गांधी के टाइम पे लाया गया था, ठीक है. फिर इन्हीं चेंजेस को सुधारने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 वाला, ठीक है. शाबाश. So option A here is the right answer. In which of the following cases the Supreme Court limited the power of Parliament to amend the Constitution for the first time? इनमें से किस केस ने पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर को लिमिट किया था पहली बार? A.K. Gopalan versus State of Punjab, Golkanath versus State of Madras and Golkanath versus State of Punjab, Kesavananda Bharati versus State of Kerala, Mineral Mills versus Union of India. So यहाँ पे तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी. गोलकनाथ केस ने बोला था कि पार्लियामेंट जो है जैसे उसने बोला था कि हर एक चीज़ को ये अमेंड नहीं कर सकता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है, लेकिन फिर केशवानंद भारती केस ने बोला कि ये कर सकता है एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज? अच्छा, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ रिलेटेड है? मतलब कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से की गई. जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया ना, ये आया 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम, और ऑन द बेस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन जो है उसने बोला फंडामेंटल राइट्स को ऐड करो, तो फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, और लेकिन इससे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया. जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको 86th कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड किया गया. अभी हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है. सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर. Which amendment of the Constitution provides that no law passed to give effect to the directive principles of state policy contained in Article 39B and C shall be deemed to be void on the ground that it abridges the right to conferred by the Article 14 and 19? देखो, जैसे राइट टू इक्वलिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट को कुछ अफर्मेटिव एक्शंस उठाने पड़ते हैं फॉर विमेन, चिल्ड्रन, तो इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए. तो उससे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आर्टिकल 39B एंड C वाइड है, ये क्या करता है काम, ये इक्वलिटी नहीं देता है. तो इसीलिए किस अमेंडमेंट एक्ट से ये बताया गया? 25th, 28th, 42nd, 44th. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 25th अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है.
क्योंकि गवर्नमेंट को एफर्मेटिव एक्शंस उठाने पड़ते हैं वीमेन और चिल्ड्रन के लिए। विच वर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इस फंडामेंटल ड्यूटीज को कब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया? पहले तो नहीं था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑब्वियसली ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, ओके। Which Constitutional Amendment Act bifurcated the combined National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe into two separate bodies? किस Constitutional Amendment Act ने, जो पहले हमारे पास एक ही नेशनल कमीशन था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, फिर किस Constitutional Amendment Act से इनको दो अलग अलग नेशनल कमीशन में बांट दिया गया, बाइफरकेट किया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब? सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इनको बाइफरकेट किया गया, फिर बने दो नेशनल कमीशंस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 है, इज कंसर्न्ड विद, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इट इज कंसर्न्ड विद ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, ऑप्शन बी। द कॉन्स्टिट्यूशन 98th अमेंडमेंट बिल इज रिलेटेड टू, जो 98th अमेंडमेंट बिल है ये किसके रिलेटेड है? ऑब्वियसली बिल्स के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये एक्सरसाइज जो मैंने अभी, ये अमेंडमेंट वाला टॉपिक है, बहुत 2-3 बार करोगे ना, आपको अमेंडमेंट में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एम्पावरिंग द सेंटर टू लीवी एन अप्रोप्रिएट सर्विस टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल जुडिशियल कमीशन, रीएडजस्टमेंट ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2001, द डिमार्केशन ऑफ न्यू बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स। 98th अमेंडमेंट बिल के रिलेटेड ये बात हो रही है। सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल जुडिशियल कमीशन। ठीक है, ओके। Which of the following amendments of the Indian Constitution limits the size of Union Ministry? अच्छा, कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट यूनियन मिनिस्ट्री को लिमिट करती है? 78th, 91st, 88th, 90th। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी पार्टी ने जीत गया, इसमें सेंटर पे किसी पार्टी ने जीता, कोई बनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वही गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन फिर एक अमेंडमेंट आया ये कि अब किसी ने गवर्नमेंट बनाया, लेकिन वो फिर सारे जिन्होंने भी जीता, जिन्होंने भी पार्लियामेंट मेंबर्स में, उनको मिनिस्टर नहीं बना सकती है, उन मिनिस्टर कम रहने चाहिए। ठीक है, उसमें कोई लिमिट रहना चाहिए, क्योंकि फिर क्या करती है पार्टी, खुश करने के लिए लोगों को ना बहुत सारे मिनिस्टर्स ये बनाते हैं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने लिमिट किया। ठीक है, इसने बोला कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं ना, उसके 15% बन सकते हैं सेंट्रल मिनिस्टर्स। तो बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द नंबर ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर्स हैज बीन लिमिटेड टू 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। 15% किसके, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं ना, उसका 15% बन सकते हैं मिनिस्टर्स। ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने बोला? ऑब्वियसली जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने बोला। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, मिजोरम हैज बीन ग्रांटेड द स्टेट्स ऑफ अ स्टेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। मिजोरम को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से स्टेट का स्टेटस मिला? 53rd, 54th, 55th एंड 52nd। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 53rd अमेंडमेंट एक्ट से इसको स्टेट का स्टेटस मिला। सिक्किम बिकेम अ न्यू स्टेट बाय, सिक्किम नई स्टेट किससे बनी, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बनी? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 36th अमेंडमेंट एक्ट से नई स्टेट बनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख लेना। Consider the following statements. Through 44th Constitutional Amendment Act of 1978, all the directive principles of state policy have been given preference over fundamental rights mentioned in Article 14 and 19. Supreme Court has laid down in its verdict in Mineral Mills case 1980 that the preference given only to directive principles of state policy mentioned in Article 39B and C over fundamental rights mentioned in Article 14 and 19 is constitutional. So क्या लगता है, हमने ऊपर अभी देखा। And yes, the right answer is option सी, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला मिनरल मिल्स केस ऑफ 1980 में कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 39B और 39C है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में। ये नहीं बोला जाएगा कि आर्टिकल 14 हमें इक्वालिटी सिखाता है तो गवर्नमेंट क्यों काम कर रहा है ज़्यादा किसी सेक्शन के लिए, तो उस टाइम ये नल एंड वॉइड नहीं हो जाएगा। तो ये मिनरल मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बस यही, उसने सारे फंडामेंटल राइट्स का नहीं बोला, आर्टिकल 14 और 19 का बोला। ठीक है, According to the Indian Constitution, the constitutional amendment of the following topics requires consent of at least half of the state legislatures. मैंने आपको बोला जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हम इंट्रोड्यूस करते हैं ना, वो हम लोग पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। फिर दोनों हाउसेस को क्या करना है, एक हाउस से अगर पास हो गया फिर दूसरा हाउस में जाती है बिल, फिर वहाँ पे भी पास होनी होती है स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक है, तो 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है,
उसके बाद अगर ये जो मैटर है ना जो इस बिल में है, अगर ये डील करता है फेडरलिज्म के साथ, स्टेट्स के साथ वही असर पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट जब पास करेगा, अलग अलग हाउस जब पास करेंगे, फिर हम ये स्टेट्स को भेजते हैं, और जब हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टेट्स इसको साइन करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, एग्री करेंगे, तो फिर ये एक्ट बनता है। तो किस वाले प्रोविजन में हमें स्टेट्स का चाहिए रेटिफिकेशन? फेडरल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और ट्रांसफॉर्मेशन इन द बॉर्डर्स एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स। देखो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए इसलिए है, अगर हमें नई स्टेट्स बनानी होगी या किसी स्टेट का बॉर्डर चेंज करना होगा या किसी स्टेट का नाम चेंज करना होगा, वो पार्लियामेंट खुद करता है। पार्लियामेंट को स्टेट से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है ना हमारा सेंटर जो है ना बहुत स्ट्रांग है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, बट स्टेट्स हमारी डिस्ट्रक्टिबल है, हम स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इंडियन स्टेट्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, सॉरी इंडियन स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल, इंडियन स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन स्टेट्स बनी है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। ये अमेरिका की तरह नहीं स्टेट्स आपस में आ गई और कंट्री बनाई, नहीं, हमारी पहले कंट्री थी, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए स्टेट्स बनाई। तो यस, स्टेट्स के नाम अगर चेंज करनी होती है, बॉर्डर चेंज करना होता है, नई स्टेट्स क्रिएट करनी होती है, पार्लियामेंट खुद से करेगा, उनको स्टेट से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। बट जो ऊपर तीन प्रोविजन है, ऑप्शन ए फेडरल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट और प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, इन तीनों के लिए हमें अगर इनके रिलेटेड कोई अमेंडमेंट बिल होगी ना, तो वो बिल पहले पार्लियामेंट में पास होगी, दोनों हाउसेस में अलग अलग से, फिर हमें स्टेट से उससे साइन लेना होता है, और अगर हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टेट्स इसको साइन करती है, तो वी ट्रीट इज एज जो है एज एन अमेंडमेंट एक्ट। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर 1 2 3। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय, कौन इनिशिएट करेगा इस अमेंडमेंट को? ऑब्वियसली 1 and 2 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लोकसभा और राज्यसभा किसी भी मेंबर में, किसी भी हाउस में आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। Consider the following statements. An amendment to the Constitution of India can be initiated by introduction of a bill in the Lok Sabha only. If such an amendment seeks to make changes in the federal character of the Constitution, the amendment also requires to be ratified by the legislature of all the states of the India. तो क्या लगता है आपको? आप फिर से आराम से पढ़ लीजिए। देखो जिस बच्चे ने पहली बार अमेंडमेंट के क्वेश्चंस किए हैं ना, या इसको कोई डिफिकल्टी लगती है, वो वीडियो को पॉज करके पहले देख सकता है, फिर क्वेश्चन का आंसर भी सुन सकता है, या 2-3 बार इसको आप रिवाइज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए। तो आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए, क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2, क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट हमें बताता है एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली। नहीं, आप राज्यसभा में भी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पहले, अगर राज्यसभा में पास हुई फिर लोकसभा में, और लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ लोकसभा में इज नॉट द राइट आंसर। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट द राइट। If such an amendment seeks to make change in the federal character of the constitution, अगर ये amendment bill हमें federal provision को change करने के लिए बोलती है, तो हमें सारी states के legislature से signatures चाहिए, ratification चाहिए। बिल्कुल ये भी गलत है। क्यों? हमें सारी states की ratification नहीं चाहिए, हमें सिर्फ half of the states की ratification चाहिए, ठीक है? सो दोनों statements यहाँ पे गलत है। Moving forward, which of the following are the matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of legislatures of not less than one half of the states? इनमें से कौन से मैटर पे हमें हाफ ऑफ द स्टेट से इजाज़त लेनी होती है? इनमें आप देख लीजिए मैटर क्या क्या है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल, एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। देखो इसमें भी ऑप्शन 1 सही है। क्यों? स्टेटस में जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है ना, स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस हो सकते हैं या एक ही हाउस हो सकता है। जैसे कुछ स्टेट्स हमारी है, उनमें स्टेट असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेकिन कुछ स्टेट्स है जहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म करना, ये काम होता है पार्लियामेंट का। इसके लिए आपको रेटिफाई नहीं करना पड़ता है, किसके लिए से? बाकी स्टेट्स से। लेकिन अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में आप चेंज लाते हो, प्रेसिडेंट पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें स्टेट्स के मेंबर्स भी आते हैं, स्टेट्स के लोग भी आते हैं, तो ऑब्वियसली आपको स्टेट से रेटिफिकेशन चाहिए। अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट की रिलेटेड कोई चेंज करती है, उसके लिए भी आपको स्टेट से रेटिफिकेशन चाहिए। हमारे जो 7 शेड्यूल है ना, वो डील करता है किसके साथ? 3 लिस्ट्स के साथ, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट आता है। अगर आप उन लिस्ट्स में कोई चेंज करना चाहते हैं, ऑब्वियसली स्टेट्स पे फर्क पड़ेगा, तो स्टेट के पावर पे फर्क पड़ेगा, उसमें भी आपको स्टेट से रेटिफिकेशन चाहिए। सो ऑप्शन 1 2 एंड 3 इज द राइट आंसर हियर। आपको 2 लिस्ट्स मैच कराने हैं। सबसे पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 किसके साथ डील करता है?
आप देख लीजिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लेवल रेंट ट्राइब्यूनल्स, नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन पंचायत इन अरुणाचल प्रदेश, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत एंड विलेज और अदर लोकल लेवल, एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द 10th फाइनेंस कमीशन अकॉर्डिंग द स्टेट्स ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सो ऑप्शन ए को फिफ्थ लिस्ट सेकंड आएगा। क्यों? क्योंकि 69th अमेंडमेंट एक्ट हमने देखा जो कि 1991 में आया था, उसने एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिया, किसको? टाइटल दिल्ली को। ठीक है, इसके बाद अगर आप ऑप्शन डी, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, तो ए को आएगा 5। ऑप्शन डी अगर आप देखोगे ना, देखो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए को यहाँ पे 5 है, बी को 1 है। दूसरा क्या है? 75th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लेवल रेंटल ट्राइब्यूनल्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और सी को क्या आएगा? 4 आएगा। 80th अमेंडमेंट एक्ट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन, ये भी ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी आप याद रख लेना। डी को आएगा 83rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, नो रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द पंचायत ऑफ, नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन द पंचायत ऑफ इन अरुणाचल प्रदेश, तो ये भी ज़्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको अलग से, अगर आपको चाहिए ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स का एक लिस्ट बड़ा सा इन डिटेल आप पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लेना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है, मैं एक एक करके बोल देती हूँ। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि पंचायत के रिलेटेड है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि म्यूनसिपलिटीज़ के रिलेटेड है, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिलेटेड है, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसे आर्टिकल 21A और 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। ओके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिससे राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था। ऐसी 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसने क्या दिया, जिसने ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। ओके, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसने दिल्ली को टाइटल दिया कैपिटल का। ओके, और 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिससे वोटिंग एज को लोअर किया गया था। ऐसे ही कुछ और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिससे क्या गया कुछ लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, मैं वो भी आपको पढ़ाऊंगी। बट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये आज का जो सेशन है कैसा लगा। इससे पहले हम एक और क्वेश्चन करेंगे। इन आर्टिकल 368 2 मेथड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर मेंशन्ड। दूसरा स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। तीसरा, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस कैन बी समन्ड। चौथा, द प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। देखो इसमें जो दो स्टेटमेंट्स आपने पढ़े ना कैटेगोरिकली, वो रॉन्ग है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को आप सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट नहीं कर सकते, इसको राज्यसभा में भी कर सकते, ये गलत है। अगर डेडलॉक हुआ, अगर इनमें कोई डिस्प्यूट हुआ दो हाउस में, तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, आपको जॉइंट स्टिक समन नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के टाइम, ये भी गलत है। तो 2 और 3 जब गलत है, 2 और 3 जब गलत है, आप इसको एलिमिनेट करो, आप आंसर सामने है 1 और 4। तो यस, आर्टिकल 368 में 2 मेथड्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के। एक हो गया स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना, दूसरा होगा स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। ये 2 मेथड्स दिए गए आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। और प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, प्रेसिडेंट वीटो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के टाइम। इसको क्या करना है, इसको एसेंट देना ही देना है, ही शैल गिव द एसेंट। ठीक है, इसके बाद एक और मैच द फॉलोइंग आया है। 13th अमेंडमेंट एक्ट 18th, 39th एंड 52nd। 52nd तो आपको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए है, ये देख लीजिए, इसके लिए है ना। सो 52nd को क्या आएगा? सेकंड आएगा एंटी डिफेक्शन लॉ। और ऑप्शन डी, ए को आएगा 1, बी को आएगा 3, 13th को आएगा 13th अमेंडमेंट एक्ट से नागालैंड को स्टेटहुड मिला होगा, और बी को आएगा 3, 18th से क्लियरिफाइड द स्टेट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 52nd आपको याद रखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए आया है। एंड 39th अमेंडमेंट एक्ट, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, ये आया होगा। तो बट बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें थी मैंने आपको बताई। बाकी इंशाल्लाह ये जो PDF से मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी टेलीग्राम चैनल में। बाकी मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि हमने NT बैच और सुपरवाइजर बैच स्टार्ट किया, उसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है, आप रजिस्टर कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। उसके लिए आपको WS अकेडमी की जो ऐप है डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने फ़ोन में फ्रॉम प्ले स्टोर या गूगल स्टोर, फिर वहाँ पर जाके रजिस्टर करना पड़ेगा बैच में। ठीक है, like the video, share it with your friends and subscribe to our channel. I wish you all the best. Take very good care of yourself.